गुड मॉर्निंग स्प्रिंटर्स। आज हम करने वाले हैं 23 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है बजरंग रिटर्न्स हिज पद्मश्री लीव्स इट ऑन फुटपाथ, वी स्पेंड द नाइट इन टीयर्स। तो किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है बजरंग पूनिया की। कौन है बजरंग पूनिया? बजरंग पूनिया हमारे देश के एक रेसलर रह चुके हैं जो कि इंडिया के लिए काफ़ी मेडल्स जीत कर लाए हैं, चाहे वो जो रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में हुआ था ब्राज़ील के अंदर उसकी बात करें, या फिर एशियन गेम्स की बात करें, या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, या फिर कॉमनवेल्थ 2022 की बात करें, तो इन सभी में इनका गोल्ड मेडल के आया हुआ है। और अभी जब ये ओलंपिक में गए थे तब भी ये देश के लिए एक मेडल लेकर आए थे। और अब इसी के बाद, इसी के उपलक्ष्य के बाद 2019 में इनको इतनी सारी इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पद्मश्री के साथ नवाजा गया था। पद्मश्री क्या होता है? इंडिया की तरफ से जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। इसके ऊपर आपको पद्म भूषण मिलेगा, फिर आपको पद्म विभूषण मिलेगा, और उसके बाद आपको भारत रत्न मिलेगा। तो ये जो सबसे लास्ट में आके हम कह सकते हैं कि चौथे नंबर पे जो किसी सिविलियन को मिल सकता है एज ए इंडिया का एक सिटीजन होने के नाते, ये इनको मिला हुआ था। इनकी जो भी अचीवमेंट्स है उनको मद्देनज़र रखते हुए, और अब क्योंकि इनको रिटर्न नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई सरकार आपसे रिटर्न लेना चाहे ना तो उसका प्रोसीजर है कि कुछ मुद्दों पे आपसे पद्मश्री आपका वापस लिया जा सकता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल खुद जिसको मिला अगर वो इसको वापस करना चाहे तो उसका अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। इसी वजह से ये जाते हैं कर्तव्य पथ पर, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये दें तो वापस किसको दे। प्रेसिडेंट से ये हम इनको मिला हुआ है, तो इसीलिए ये कर्तव्य पथ के ऊपर जाकर, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंट होता है यानी कि घर होता है, वहाँ पर फुटपाथ के ऊपर इसको रख देते हैं। पद्मश्री को फुटपाथ पे रखते हुए आप इसका फोटो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो थोड़े इमोशनल थे ये काम करते हुए, लेकिन स्टिल वो इसे करते हैं और बताते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके पास ये पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बिजी हैं और उनको परमिशन नहीं दी गई है कि उनको अंदर उनके रेजिडेंस के अंदर जाने दिया जाए। इसके बाद पद्मश्री का क्या होता है, कुछ पुलिस वाले इनसे बात करने की बातें करते हैं और इसके बाद इसको एक पुलिस मैन जो है वो वहाँ से उठा लेते हैं। तो ये अभी तक की घटना थी। क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट? ऐसा बजरंग पूनिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब WFI के लिए 1 साल से यहाँ पर कुछ रेसलर्स इकट्ठा हुए हैं और उनके जो हेड थे, WFI क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके जो प्रेसिडेंट रह चुके थे जिनका नाम था ब्रजभूषण, उस ब्रजभूषण के ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो लड़कियों को सेक्सुअल हरेसमेंट करता है। और इसी बात के लिए यहाँ पर बहुत सारे रेसलर्स इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ FIR होती है। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है ब्रजभूषण प्लस संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह, बोला जा रहा है रेसलर्स के द्वारा कि संजय सिंह बहुत ही एक राइट हैंड है, एक बहुत ही क्लोज पर्सन है ब्रजभूषण के, और इसी वजह से उनको जिताया गया है सो दैट ब्रजभूषण ना पावर में रहते हुए भी अपना होल्ड वहाँ पर बनाकर रख सके। और ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी इस चीज़ पर, अगर एक इंसान इतना क्लोज है दूसरे इंसान के तो वो भी उस जैसा ही होगा। तो इसीलिए रेसलर्स की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट है कि WFI की प्रेसिडेंट कम से कम कोई महिला होनी चाहिए, राइट। तो वुमन जो इनके खिलाफ लड़ रही थी अनीता सिंह, वो भी कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आ चुकी हैं इंडिया के लिए, लेकिन उनको सिर्फ 7 वोट मिलते हैं और संजय सिंह को 40 वोट के साथ जीत मिलती है। तो यह आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं दिल्ली पेरिस पैक्ट, मैक्रोन टू चीफ गेस्ट दिस रिपब्लिक डे। देखिए क्या बात की जा रही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और इसी दिन पर एक चीफ गेस्ट को भी बुलाया जाता है। पिछले साल जैसे कि हम देख पाएंगे कोविड में 2021 में जो सेंट्रल एशिया के देश थे 5, उनको चीफ गेस्ट एज बुलाया गया था, लेकिन ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया।
उसके बाद अलग। तो हर साल अलग अलग देशों के चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। अब की बार एक चीफ गेस्ट जो यूएस की तरफ से जो बाइडेन है, उनको भी संदेशा गया था कल के न्यूज़पेपर में, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया था। ये जो भी गुज्जर कौर पन्नून का केस चल रहा है खालिस्तानी एक्टिविस्ट की वजह से। और अब बुलाया गया है फ्रांस के जो हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर। आप यहाँ पर फोटो देख पाएंगे, नरेंद्र मोदी जी जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को गले लगा रहे हैं, ये लोग मिल रहे हैं। 75th ये हमारा रिपब्लिक डे होने वाला, और इन 75 सालों में अब की बार अगर ये आते हैं तो 6 बार ऐसा होगा कि फ्रांस की तरफ से इंडिया में कोई चीफ गेस्ट बनकर आएगा। इस आर्टिकल के ऊपर बहुत सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि चीफ गेस्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है या उनको बुलाया कैसे जाता है। तो ये सब बातों का जवाब मैं दूंगी आपको एक्सप्लेन्ड पेज पर, क्योंकि अगर यहीं पे हम सारी बातें डिस्कस करेंगे तो उस आर्टिकल में फिर क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ओपेसिटी डजंट पे। देखिए इसको मैं आपको जरूर समझाऊंगी, लेकिन बाद में ये आर्टिकल कर लेते हैं पहले। क्रेडिट रेटिंग द गवर्नमेंट व्यू, ताकि आप लोग अगर इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पिछला जो आर्टिकल अभी के लिए हम लोगों ने होल्ड पे रखा है उसको भी आप समझ पाएंगे। क्या बात हो रही है, क्रेडिट रेटिंग, गवर्नमेंट का व्यू इसके ऊपर क्या है। देखिए कुछ बात की जा रही है क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की, जो कि सॉवरन कंपनीज है। जीएस पेपर 3 में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पोर्शन के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई है, और उस रिपोर्ट का नाम, एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो कि है री एग्जामिनिंग नरेटिव, कि दोबारा से हम एग्जामिन करेंगे जो नरेटिव्स यहाँ पर सेट कर दिए गए हैं। तो किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, बात की जा रही है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है इंडिया में। हमें समझ में आया कि सिबिल का एक स्कोर होता है, और क्रेडिट रेटिंग से मतलब है कि आप लोगों को कर्ज अगर आप कहीं से लेना चाहते हैं, लोन वगैरह, तो वो आप उसके लिए कितने ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं। ये तो हो गया किसी इंडिविजुअल के लिए, लेकिन जब यही क्रेडिट रेटिंग आ जाती है किसी कंट्री के ऊपर, कि किसी सॉवरेन कंट्री जो है उसको आप, वो कितनी ट्रस्ट वर्दी है कि आप उसमें अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे एज अ मार्केट की तरह, और वो वहाँ की गवर्नमेंट आपके पैसे को रिटर्न करेगी। ये क्रेडिट दिए जाते हैं 3 इंडिविजुअल सॉवरेन जो कंपनीज है CIC क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की, उनके द्वारा। उनमें से पहली जो है, यहाँ पर 3 क्रेडिट ऐसी कंपनीज हैं जो कि मैं आपको एक ही बार में बता देती हूँ। पहली है वो है मूडीज़ की रेटिंग। आप देख पाएंगे कि हम बार बार ये न्यूज़पेपर में आएगा ही कि मूडीज़ की वजह से ये रेटिंग मिली इंडिया को, या फिर ये कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है। दूसरी जो इंडिविजुअल कंपनी है वो है स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P के नाम से जानी जाती है। और थर्ड जो है वो है यहाँ पर फिच। तो ये 3 ऐसी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं जो हमें दिखाई देती हैं। और मूडीज़ की बात करें तो मूडी एक ऐसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो सबसे पहले यहाँ पर ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पहले ये जमी थी। समथिंग लाइक 1900 के अंदर, वर्ल्ड वॉर से पहले ये कंपनी बन चुकी थी। और उसके बाद आई थी S&P जो कि थी 1920 के अंदर, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1920 में हुआ था। और फिच की अगर बात करें तो फिच आती है 1939 के अंदर, 1939। तो सबसे ओल्डेस्ट मूडी है। अब ये कंपनियां अलग अलग कंट्रीज़ को रेटिंग देती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को बताती हैं कि देखिए अगर कोई भी इनमें पैसा, इनकी गवर्नमेंट में पैसा देना चाहता है तो वो इस प्रकार से देगा। इंडिया को तीनों ने ही जो लोवेस्ट रेटिंग होती है BBB, वो रेटिंग्स दी गई हैं यहाँ पर, क्योंकि रेटिंग स्टार्ट होंगी A से, फिर आपकी A यहाँ पर होंगी, उसके बाद AAA यहाँ पर होंगी, उसके बाद B होगा, उसके बाद BA होगा, एंड द लास्ट वन इज BBB होगा। तो BAAA भी होगा, उसके बाद BBB भी होगा। तो काफ़ी लंबा चलता है। और C एंड D की जो कंपनीज होती हैं वो तो फिर बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। उनमें बहुत सारी, जैसे श्रीलंका का, जब अब 2020 में हम देख पाएंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो उस समय पे श्रीलंका जो है वो चली गई थी C रेटिंग के ऊपर।
इंडिया अभी होल्ड कर रहा है अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग बी कैटेगरी के अंदर। और उसी के काउंटर में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि किस प्रकार से इनकी रेटिंग में प्रॉब्लम्स हैं। ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पर रेटिंग देती है उसमें तीन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, 4 यहाँ पर मेन पिलर है। पहली अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो मेथडोलॉजी में ही इशू है कि किस प्रकार से आप लोगों ने ये किस मेथड को इस्तेमाल करके आपने ये जो सॉल्यूशन पे आप गए हैं वो निकाले हैं, ज़रा उसकी इश्यूज़ की बात करते हैं। तो पहला इशू यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेथडोलॉजी होगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं हैं। ये बात बिल्कुल नहीं बताई जाती है कि कैसे आपने ये जो डाटा रिक्वायर किया है किस हिसाब से किया है, किस किस मुद्दे को आपने पिलर को कितना वेट दिया है, वो बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। हाँ, मूडीज़ की तरफ से थोड़ा बहुत ये मॉडल दिया गया है कि जिसमें यहाँ पर स्ट्रक्चर फीचर्स की बात की है, एक्सटर्नल फीचर्स की बात की गई है, पब्लिक फाइनेंस की बात की है, मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें दी गई हैं। और इसमें भी वेट दिया है कि 53 मार्क्स आपको इस चीज़ के लिए मिलेंगे, 17 इस चीज़ के लिए मिलेंगे। लेकिन इसमें भी ये भी लिखा गया है वेबसाइट के ऊपर कि ये सिर्फ इलिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि ये सच्चाई हो। ये जस्ट हम बता रहे हैं कि हमारा काम करने का तरीका कैसा है। फिर ये बात करते हैं कि किस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बात आ रही है कि ये जो ट्रांसपेरेंट नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात है काफ़ी ओपेक है, यानी कंफ्यूजिंग मेथडोलॉजी है यहाँ पर। कैसे है मेथडोलॉजी कंफ्यूजिंग? क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि हम जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि वो बैंकिंग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा उनके ऊपर गवर्नमेंट का होता है, तो इसीलिए हम उनको लो रैंक देंगे। अगर किसी कंट्री में ज़्यादा बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं तो हम उसको कम मार्क्स देंगे, और किसी में अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा मार्क्स देंगे। लेकिन यहीं पर फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो ये तो आप लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव? क्योंकि आप लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा बैंकिंग के जो होल्ड होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा या पब्लिक सेक्टर बैंकिंग होंगे, तो इसका मतलब ये तो भेदभाव हो गया। इकोनॉमिक जो डेवलपिंग नेशन है और डेवलप्ड नेशन है, आप लोग उनको इसीलिए रेटिंग दे चुके हैं क्योंकि वो लोग डेवलप्ड हो चुके हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देती है। सेकेंडली फिर कहते हैं कि सिलेक्शन का जो असेसमेंट है वो बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है। थर्ड कहते हैं कि क्लियरली बताते ही नहीं है कि किस चीज़ को कितना वेट दिया गया है। एटलीस्ट अगर आप कोई रेटिंग दे रहे हैं किसी कंट्री को, सुधार का मौका या सुधार तभी तो होगा जब उनको पता होगा कि हमें किस चीज़ में कितने मार्क्स मिले हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक पैरामीटर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिर ये कहते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर 4 पिलर ही हैं, वो 4 मेन पिलर मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चरल फीचर यहाँ पर है, फिर एक्सटर्नल फाइनेंस है कि कौन सी कंट्री को बाहर से कितना मिलता है, पब्लिक फाइनेंस की यहाँ पर बात हुई, और मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि पॉलिसीज़ कैसी हैं। तो एसेंशियल पार्ट यही है कि बार बार आप अलग अलग इंडिकेशन देते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से भी रिपोर्ट आई है जिसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट यहाँ पर छापी गई थी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की काफ़ी अच्छी रैंक वहाँ पर दी गई। और ये भी बताया गया कि जो सेवरल एस्पेक्ट है कंट्री के वो यहाँ पर कैप्चर करने चाहिए जब भी आप किसी इकोनॉमिक डाटा को या रेटिंग दे रहे हैं आप, या जब उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कैप्चर शायद नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बिल्कुल यहाँ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है इन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के ऊपर। अब हम चलते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल की तरफ जो कि बता रहा है कि कैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो इंडिया के हैं उन्होंने राइटली क्रिटिसाइज किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। अब आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्या क्रिटिसिज्म किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा। 3 मेन मुद्दे हैं, उन्हीं को उन्होंने बुरा बताया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यहाँ पर ये आर्टिकल बताता है कि कैसे हम लोग, चलिए 2006 से लेकर 2022 तक का अगर डाटा लेते हैं तो इंडिया 2006 में इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी थी $940 बिलियन की, और आज अगर हम बात करें तो हम 3.6 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और आज हम बन चुके हैं $3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी 2006 के अंदर इंडिया की आती थी
15th नंबर पर कि ये पूरे वर्ल्ड में 14वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है, वो आज 5वीं हो चुकी है, 5th नंबर पे पहुंच चुकी है और इस साल के ख़त्म होने तक ये ऑलरेडी 4th नंबर पर पहुंच जाएगी। तो ये जो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है उसको इतनी बुरी रेटिंग दी जा रही है कि लास्ट ईयर जब हम बात करते हैं तो हमें रेटिंग जो मिली थी वो BBB की कैटेगरी के लिए दी गई थी। और ये सबसे बुरी बात है। क्यों है बुरी बात? क्योंकि ये इकलौती ऐसी 5th नंबर पे आने वाली इकोनॉमी है इंडिया की जिसको पूरी हिस्ट्री में आज तक जो भी 5th नंबर पे रहा है उसको BBB या BBB की रेटिंग से नवाजा गया। ये बहुत ही ख़राब बात है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है दूसरे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है कि वो लोगों के दिमाग में ये बात बिल्कुल कैसे घुस चुकी है कि आपका जो वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर कोई इकोनॉमी है तो वो ही यहाँ पर ठीक है, अदरवाइज आप कितना भी कुछ भी कर दीजिए आपकी रेटिंग यहाँ पर गलत ही जाएगी। फिर कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी डाटा की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम रह जाती है कि हमारा जो डाटा बार बार लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है कहीं ना कहीं 2010 और 2011 का, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही इसको अभी तक अपडेट किया ही नहीं है। तो इसीलिए अभी जो मई 2024 के अंदर इलेक्शन होंगे या गवर्नमेंट है उनको अपना जो इकोनॉमी का डाटा है, खासकर फिस्कल का डाटा, खासकर जो भी गवर्नमेंट के ऊपर डेब्ट GDP रेशो निकल के आया है कि कितना गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज है और उसके हिसाब में कितना GDP का रेशो निकल के आया है, उन सभी डाटाओं को यहाँ पर अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और डाटा की क्वालिटी को बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया की तरफ से। सो इट्स कहीं ना कहीं पे एक एडवाइस है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ किया जाना चाहिए अगर हम रिजल्ट थोड़े से अलग चाहते हैं तो। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ इंडिया चूज द चीफ गेस्ट ऑफ फॉर रिपब्लिक डे। क्या बात की जा रही है? मैंने आपसे ऊपर ही बताया कि चलिए नीचे हम इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। GS पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा आपसे 10 नंबर के सवाल में पूछा भी जा सकता है बिल्कुल। तो हमें पता है कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट बनकर इंडिया के रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में, जो कि फ्राइडे को ऑफिस के द्वारा ये बात बता दी गई है। इंडिया का जो एक्सटर्नल ऑफिस है, होम अफेयर्स का ऑफिस है, इन दोनों द्वारा ये बातें बिल्कुल सुनिश्चित कर दी गई हैं कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। अब कहते हैं कि इस इनविटेशन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है कि किसी को भी आप कोई निमंत्रण दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है या कितना महत्वपूर्ण है आने वाली कंट्री के लिए और फिर इंडिया के लिए खुद। तो इनविटेशन के लिए ये माना जाता है कि जब भी किसी को भी किसी भी देश को रिपब्लिक डे के ऊपर इनविटेशन दिया जाता है तो वो दिखाता है हमारा उस देश के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंधों को। ये कहते हैं कि किस तरीके से ये एक राष्ट्रपति भवन के अंदर जो एक ऑनर सम्मान दिया जाता है वो ये दर्शाता है कि इंडिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं तथा जो आने वाले जो चीफ गेस्ट है वो इंडिया के प्राइड के अंदर, इंडिया की खुशियों के अंदर वो भी खुश हैं। तो इस तरीके से सम्मान उनको इसी वजह से दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिक डे में राष्ट्रपति भवन में रुकने के बाद भी हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो खुद यहाँ पर लंच होस्ट करते हैं हमारे चीफ गेस्ट के लिए। जो भी यहाँ पर आएगा उनको प्रधानमंत्री खुद बैठकर लंच करवाएंगे और उसके बाद जहाँ पर कि महात्मा गांधी के राजघाट पे जो स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पर जाकर उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है या सम्मान दिया जाता है। एक तरीके से दिखाया जाता है चीफ गेस्ट को कि हमारे आइडल ये आइडल हैं जो महात्मा गांधी मानते थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है वो ये बात बताते हैं कि किस प्रकार से इनका चयन होता है। ऐसा ही एक एम्बेसडर जो पहले रह चुके हैं मनबीर सिंह के नाम से, उन्होंने जो कि 1999 से 2002 तक यहाँ पर आपके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं। और चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कौन होता है? जो इस बात का ध्यान रखेगा कि किनको यहाँ पर बुलाना है और कैसे उनका चीफ गेस्ट का एज ए हम बोल सकेंगे सिलेक्शन करना
करना है। तो जब ये होता है तो चीफ गेस्ट के लिए पूरा का पूरा इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक फुल सिंबॉलिक हम ये मान सकते हैं कि ये जो आने वाला है वो सिंबॉलिज्म की तरह काम करता है कि हमारे साथ उस चीफ गेस्ट की कंट्री जो है उनके संबंध कितने मधुर और मीठे हो चुके हैं और कैसे हम जो दोनों कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ एक जैसे ही आइडल्स को शेयर करते हैं। यानी हमारी जो सोच है, हमारा जो मानना है वो उस कंट्री के साथ ऐसा ही मिलता जुलता है और इसी वजह से उनको सिलेक्ट किया जाता है। फिर कहते हैं कि पोटेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते कैसे, तो कहते हैं कि लगभग 6 महीने पहले से ये काम शुरू हो जाता है। 6 महीने का समय लगता है कि आज अगर जनवरी में ये होने वाला है तो जून जुलाई से ये काम शुरू हो जाएगा। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग इंडिया के जो रिश्ते हैं उनको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाती है चीफ गेस्ट की। देखिए ऐसा नहीं होता कि एक ही आपने चीफ गेस्ट को सिलेक्ट किया और अब वही आपके पास आने वाले हैं, नहीं। पोटेंशियल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है और उन सभी के बाद उनको इनविटेशन भेजा जाता है। फिर यहाँ पर इनविटेशन से पहले एक्चुअली में ये बात मद्देनज़र रखी जाती है कि हो सकता है कि उनका पहले ही कहीं पर अपॉइंटमेंट हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप किसी कंट्री के हेड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके कहीं पे भी अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, आपका जीवन काफ़ी व्यस्त होगा। तो इसी वजह से उनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में ये बात होती है और कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं जिनको पहले टाला नहीं जा सकता। तो इसीलिए 5 से 6 महीने पहले ही उनको बताया जाता है कि क्या आप हमारे यहाँ पर आएंगे, हमारा रिपब्लिक डे है। अगर उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो बिल्कुल इनविटी और उनको गेस्ट ऑफ उनका अवार्ड की तरफ से यहाँ पर इंडिया में उनका स्वागत किया जाता है। फिर हम देखते हैं क्या ये सब कुछ आराम से हो जाता है, क्या कोई इश्यू यहाँ पर हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इश्यूज और गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी हेल्थ इश्यू हो जाता है कि जो चीफ गेस्ट आने वाले थे उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये इतना आसान नहीं है जो सोच कर चलते हैं कि वही सब कुछ होगा। इसके अलावा कभी कभी अनवांटेड रेन भी हो जाती है कि चाहते नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो गई। तो ऐसे इश्यूज बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहीं पे काम आती है हमारी एक्स्ट्रा प्लानिंग। क्या पहले से ही इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख चुके होते हैं और इन्हीं के बाद आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं कि अगर यहाँ पर हेल्थ इशू आएगा तो क्या किया जाएगा। फिर आपके पास प्लानिंग होती है कि रेन आ जाए या कुछ वेदर फिनोमिनन ऐसा हो जाए जो नहीं था, तो उसके ऊपर भी बहुत बार यहाँ पर जो आपके काम होते हैं वो काम करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है रिपब्लिक डे के लिए। जहाँ पर रिपब्लिक परेड होने वाली है वहीं पर लगातार बहुत दिनों तक ये प्रैक्टिस होती रहती है और उसी के बाद से ये कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वॉर टाइम, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पासपोर्ट। तो बिल्कुल पासपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है और ये मुद्दा जो उठा है ये उठा है डंकी मूवी के बाद से। जब हम डंकी का यहाँ पर लगातार 2-4 दिनों से आर्टिकल पे आर्टिकल छप रहे हैं, समझ रहे हैं कि डंकी होता क्या है, उसके नुकसान कितने हैं, कितने लोगों को यहाँ पर अपने जीवन में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिली है या फिर हो सका है कि वो लोग जिंदा बचे ही नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर स्टेट है जो डंकी करके किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाती है यानी इलीगल तरीके से जाती है, वाई मैक्सिको, कोलंबो, इक्वाडोर, कनाडा, उसमें सबसे ऊपर आती है पंजाब। फिर वहाँ पर हम देखेंगे तो गुजरात से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं और 3rd नंबर पर आजकल हरियाणा का भी यहाँ पर नाम आता है। तो ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर डंकी करके अलग अलग देश में जाते हैं और इनके पास लीगल पासपोर्ट या वीज़ा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि ठीक है पासपोर्ट की हिस्ट्री क्या है, पासपोर्ट आया कैसे। अभी तो हम सबको पता है कि आप बिना पासपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते हो, लेकिन वो कौन सा समय था जब पासपोर्ट एक्चुअली में इतना ज़्यादा फेमस हुआ या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। कभी कभी तो हम एज अ जो वंडरर थे यानी घुमंतुओं की तरह इधर से उधर घूमते रहते थे, लेकिन इतिहास में ये जो पासपोर्ट है ये ज़्यादा पुराना नहीं है। इसको सिर्फ 70 वर्ष की ही जो मॉडर्न पासपोर्ट हम लेके घूमते हैं वो सिर्फ 70 साल पुराना ही है।
और अगर बात किया जाए कि पास्ट में ये पहले क्या ऐसा होता था या इसका कोई अलग फॉर्म होती थी आज के पासपोर्ट को छोड़े, तो हम पाएंगे कि देखिए हिब्रू की बाइबल के अंदर ये बात बिल्कुल मिलती है कि किस प्रकार से एंशियंट जो पर्शियन किंग होते थे, पर्शिया क्या है, आज का जो ईरान का भाग आप देख पाएंगे उसको पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। तो ये जो ईरानियन प्लेटू होता था या फिर आज का ईरानियन प्लेटू और उस समय का पर्शिया, वहाँ पर वहाँ के जो किंग थे जिनका नाम था अरेक्स्टाजीरियस, हो सकता है कि मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन नाम की गलत कह रही हूँ लेकिन आप समझ जाइए इंग्लिश में, तो आर्टाजर्जरियर्स, तो ये 450 बीसी यानी कि 450 ईसा पूर्व, आज जो आपके 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, तो 21वीं सदी ये और 400 को और जोड़ दीजिए तो आज से लगभग 2500 साल पहले हम ये समझ सकते हैं कि ये समय था। और उस समय पर जो प्रॉफिट होते थे जेरूसलेम के, उन्होंने उनको भेजा था गवर्नर के पास, उन्होंने अपने जो उनके प्रॉफिट थे उनको भेजा कि आप इनको प्लीज़ अपनी जो जर्नी है, एक लेटर उन्होंने उनको लिख के भेजा और कहा कि इनको एक सेफ जर्नी करवाइएगा क्योंकि ये हमारे राज्य के प्रॉफिट हैं, तो इनके एक सेफ जर्नी आप लोग, गवर्नर जो है वहाँ के, उन्हीं के वो गवर्नर थे, कि इनकी जर्नी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि एक बुक पब्लिश की गई थी द पासपोर्ट के नाम से। तो ये जो किताब है द पासपोर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ मैन मोस्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट, मार्टिन लायोड इनके लेखक है और उन्होंने ये बात बिल्कुल बताई थी कि जो पासपोर्ट सिस्टम है फ्रांस के अंदर, यानी फ्रांस जो एक देश है, वहाँ का पासपोर्ट जो सिस्टम है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही आ गया था, जो कि 1789 में हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमें पता है कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, जैसे कि लिबर्टी और जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पूरे के पूरे मानवतावाद के लिए एक कहीं ना कहीं सीख बन गया था, बहुत सारे ऐसे आइडल्स उससे निकल कर आए और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहीं पे फिर हम समझते हैं कि किस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से पहले ही वहाँ पर पासपोर्ट का सिस्टम आ गया था, जहाँ पर आपको कंट्री के अंदर जाने के लिए भी पासपोर्ट लेना पड़ता था। अगर आप कंट्री के अंदर हैं और एक सिटी से लेके दूसरी सिटी में जाना चाहते हैं तो भी आपको वहाँ पर पासपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन सभी कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट पासपोर्ट आता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जब वर्ल्ड वॉर होता है और उस समय ये बात समझ में आती है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब सभी कंट्रीज़ मिलती हैं। और सभी कंट्रीज़ से भी पहले जो आज का यूनाइटेड नेशंस है, उनसे पहले इस जो ये यूनाइटेड नेशंस होता था, इसको जाना जाता था लीग ऑफ नेशंस के नाम से, यानी एक नेशंस जो है उनका समूह। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस होती थी, ये सबसे पहले कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करती है 1920 के अंदर और ये कहती है कि हम एक ग्लोबल सिस्टम को, एक स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका इस्तेमाल किया जाएगा हर कंट्री के द्वारा, ताकि जो ट्रैवल किया जा रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो ये बात होती है। उसी के बाद से सबसे पहले, जैसे इस प्रकार से अब आप लोगों को कुछ लिंक करना आना चाहिए, आज एआई के ऊपर रेगुलेशन की बातें हो रही हैं। सबसे पहले इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे को उठाती है, फिर ब्रिटेन उठाता है और किस प्रकार यूएसए मुद्दे को सिर्फ ना उठाता है बल्कि कानून पास कर देता है, राइट। कुछ ऐसा ही उस समय चल रहा था। अब यहाँ पर रिलेट करिए दोनों चीज़ों को कि आज जिस तरीके से एआई के रेगुलेट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, वैसे ही तब ट्रैवल को रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि ट्रैवल उस समय पर कोलोनाइजेशन करवा रहा था, उपनिवेशवाद करवा रहा था। अगर वास्को डी गामा ट्रैवल नहीं करते तो किस प्रकार से पोर्तुगीज इंडिया के अंदर पहुंच पाते और किस प्रकार से एक नया रूट आ पाता और किस प्रकार से ये जो ब्रिटेन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जाकर इतनी पावरफुल बन पाती कि वो वर्ल्ड वॉर कर सके। तो ट्रैवल एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी ना, उसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो उसी समय पे यहाँ पर अमेरिका पहले कूद कर आता है कि अभी तक यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस हुई, अभी तक सिर्फ बातें चल रही हैं। उसी समय पे यूएस आता और कहता है कि हम अपना कानून यहाँ पर सबसे पहले पब्लिश करेंगे, जिस प्रकार आज एआई में किया गया है। तो वो करते हैं इमिग्रेशन एक्ट के नाम से।
इमिग्रेशन एक्ट जो आता है वो आता है 1921 के अंदर, और उसके बाद दोबारा से ये लोग अपना इसी के बाद एक नया एक्ट को कर देते हैं जो कि था इमरजेंसी कोटा एक्ट, जो कि आता है 1924 के अंदर। तो ये जो दो एक्ट यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं या इनको एक तरीके से मान लिया जाता है रेगुलेट करने के लिए, ये होता है कि जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो भी बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, उनका जो फ्लो है उसको लिमिट किया जाए। किसको हम अपनी कंट्री में रखना चाहते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, तो उसी लिमिट को करने के लिए, ताकि जो अमेरिकन हेजिमनी है यानी अमेरिकन नेस जो है उसको यहाँ पर बरकरार करके रखा जा सके और वो एक तरीके से खत्म ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे न्यूकमर्स, जो कि अमेरिकन हेजिमनी के जो आइडल है उनके लिए खतरा बनते जा रहे थे। तो आज अगर हम कंक्लूजन इसमें देखें तो हम पाएंगे कि कैसे एक वॉर का जो टाइम था और उस वॉर के टाइम में ये एक सिक्योरिटी की तरह उभरा था, लेकिन आज ये सभी देशों की ज़रूरत है। और आज हम देखेंगे कि मॉडर्न सिटीजनशिप का ये एक बहुत बड़ा एसेंशियल पार्ट बन चुका है। तो ये थी आपके पूरे के पूरे पासपोर्ट की हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वाई द व्हाइट हाउस इज अपोजिंग जापान्स फर्म्स टू बिड टू एक्वायर यूएस स्टील मेकर। देखिए जापानीज यहाँ पर एक बात की जा रही है कि यहाँ पर एक जापान की स्टील की कंपनी है जिसका नाम है निप्पॉन स्टील। ये जो निप्पॉन स्टील है ना, ये यहाँ पर जो यूएसए की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी है उसके शेयर खरीद रही है। कह रही है कि 54% मैं इसका मालिक हो जाऊंगा, यानी पूरी की पूरी कंपनी जो लार्जेस्ट शेयर होगा उसी के नाम पे होगी, तो निप्पॉन स्टील की सब्सिडरी वो बन जाएगी। और जो बचे हुए शेयर है, क्योंकि वो कर्ज है तो उनको उसी हिसाब से देखा जाएगा, डेब्ट की तरीके से देखा जाएगा। अब इसके ऊपर ये डील एक हो रही थी, इसके ऊपर हम देख पाएंगे कि जो दोनों हाउस है, हमें पता है कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट होता है वो होता है कांग्रेस, और ये जो कांग्रेस है इसके अंदर दो पार्टीज यहाँ पर मेनली बैठती हैं। पहली होती है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी होती है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन प्लस डेमोक्रेटिक, ये दो पार्टीज यहाँ पर है जो कि लेजिस्लेशन का काम करती है, कानून बनाती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम। हमारे यहाँ पर इतना इन दोनों को अलग नहीं किया गया। हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो यहीं पर लोकसभा यानी डेमोक्रेटिक देखे तो यहाँ पर अपर हाउस लोअर हाउस होता है कांग्रेस में, कॉमन्स का हाउस होता है द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द लॉर्ड्स हाउस। तो लॉर्ड्स हाउस होता है राज्यसभा, राइट, और जो कॉमन्स हाउस होता है वो होता है लोकसभा। इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी लोकसभा के अंदर बैठती है, और वो लोकसभा के अंदर लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा हमारा वो होंगे प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। तो इसी प्रकार से हेड ऑफ स्टेट का तो वहाँ पर हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा है नहीं। तो हम पाएंगे कि वहाँ के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर की बजाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंट बैठते हैं व्हाइट हाउस के अंदर। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति भवन है उसी तरीके से वहाँ पर एक व्हाइट हाउस है और उसके अंदर प्रेसिडेंट बैठते हैं, जो कि कांग्रेस के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। उनको जरूरी नहीं है कि वो जाकर अपने काम के लिए वहां पर करे। देखिए कांग्रेस का काम है वहां पर कानून बनाना, और इनका काम है वहां पर कानून की नियुक्ति करना। तो ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम पाएंगे कि पहले यहाँ पर जो कांग्रेस है या वहाँ की पार्लियामेंट है उसमें दोनों पार्टीज डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिकन दोनों पार्टी ही यहाँ पर इस डील के खिलाफ थी। वो कहती है कि ये चीज गलत हो रही है, ये अमेरिका से उसका इतना बड़ा इंपोर्ट जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब जो है स्टील का, उसको बिल्कुल ही ले जाएगी कोई जापानीज कंट्री। तो ये गलत है, इसके खिलाफ थे। अब इनके साथ जुड़ गए हैं जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन भी, यानी कि व्हाइट हाउस भी अब इस प्रोटेस्ट में जुड़ गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रोटेस्ट को जो कहा है वो कहा गया कि शॉर्ट साइटेड है, यानी बहुत ही
समीप का देख के, बहुत ही नज़दीक का देख के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कैसे होगी फ़ायदेमंद? पहली बात तो कि ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, वो बात क्यों नहीं जच पा रही है सिक्योरिटी का इशू? क्योंकि सिक्योरिटी का अगर इशू होता तो ये जापान की जो कंपनी है निप्पॉन, वो पहले से ही अमेरिका के साथ अलाई बना चुकी है। अलाई क्या होता है कि एक दूसरे के साथ आप अलायंस में हैं, एक दूसरे के साथ आप किसी संधि के अंदर है। तो ये एक अलायंस है पहले से ही। और कौन सी अलायंस है? ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ताकि ये जो दोनों कंट्रीज है, इंडो जो पैसिफिक कंट्री है, पैसिफिक का जो रीजन है, उसके अंदर यहाँ पर यूएस से थोड़ा सा अपना अधिकार रख सके। इसीलिए वो एक कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अलायंस होती है वो उसने एक कॉरपोरेट अलायंस के रूप में लगाई हुई है। तो ये चीज़ जो कि काफ़ी मुश्किल है कि यूएसए नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, वो यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई दे रही। दूसरा हम पाएंगे कि निप्पल स्टोन, जो अभी निप्पॉन स्टोन स्टील की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी है। यानी कि चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा स्टील यही बनाती है। और अगर ये किसी प्रकार से अब यूएस की स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी को ले लेती है, उनके जो शेयर वगैरह हैं, तो ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट टॉप कंपनी बन जाएगी। और इसके लिए जो यूएस की स्टील की जो कंपनी है, जो लगातार काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग कुछ टाइम से चल रही है, वो फिर से यूएसए के अंदर यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी का जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव कर देगी, दोबारा से जिंदा कर देगी। तो ये अमेरिका के लिए ही फायदेमंद ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थर्ड हम देखें तो ये कोई हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं है, यानी ये कोई ज़बरदस्ती से इस कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कर रहे हैं कि चलिए हमारे पास पैसे आ गए हैं। रेदर यूएसए जो है वो खुद इस स्टील कंपनी के लिए बायर ढूंढ रहे हैं सिंस अगस्त से ही वो यहाँ पर इसको बेचना चाहते हैं और इसके लिए जो बायर्स हैं उनको ढूंढ रहे थे। अब ये बात अलग है कि अमेरिका में उसको कोई खरीदे या बाहर से कोई खरीदे। फोर्थ यहाँ पर बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि ये जो वोट की गई थी यूएस के शेयर होल्डर्स के द्वारा कि वहाँ पर यूएस के जो इस कंपनी की स्टील कंपनी के अंदर जिनके पास उसके शेयर हैं तो उनसे भी एक वोटिंग करवाई जाएगी। और वो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दी, क्योंकि निप्पॉन स्टील के लिए बहुत ईजिली ऐसा माना जा रहा है कि ये हो जाएगा। इसके अलावा निप्पॉन स्टील की जो कंपनी है उसने वेस्ट वर्जीनिया जो कि एक स्टेट है आपकी यूएसए के अंदर, उसके अंदर भी पिट्सबर्ग स्टील के साथ उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर किया हुआ है, तो उससे भी कोई नुकसान यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। फिर ये कहते हैं कि रोड मैप आपके के क्या है, या फिर बात किया जाए तो जो निप्पॉन स्टील है उनकी तरफ से क्या बयान आया। वो कहते हैं कि देखिए हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने ही गलती कर दी है, हमने इतना ज़्यादा एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। बहुत बड़ी ये डील मानी जा रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके अंदर $14.9 या हम कह सकते हैं कि $15 बिलियन की ये डील है। इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं कंपनी को, तो उनकी तरफ से ऐसे बयान देखने को मिले। आगे देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा, जस्ट हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमी पेज की तरफ, जो कि बात कर रहा है अमिड वोलेटाइल प्राइस आउटलुक एमपीसी सेट टू रिमेन ऑन हाई अलर्ट ऑन इन्फ्लेशन। एमपीसी होता क्या है? सबसे पहले ये देखिए, एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये क्या है? हमारे आरबीआई या गवर्नमेंट के द्वारा से ये बनाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। 3 जो आपके मेंबर होते हैं वो होते हैं आरबीआई की तरफ से, और 3 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट की साइड से। आरबीआई में अगर हम देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, या कोई भी गवर्नर जो उस समय पे होगा, वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बिल्कुल दिखाई देगा। या आप बीच में हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास को देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप 5 मेंबर देख पा रहे हैं, लेकिन होते यहाँ पर 6 मेंबर हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर 3 मेंबर होंगे। तो ये हमें समझ में आ गया अब एमपीसी है क्या। अब हम समझेंगे स्टैटिक पोर्शन से ये मिलती क्यों है। एमपीसी का काम होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है, कि वो महंगाई की दर को मेंटेन करके रख सके। 2016 में उर्जित पटेल द्वारा एक ग्रोथ को एक ठीक रखने के लिए या फिर डिफ्लेशन में ना जाने के लिए यहाँ पर एक ग्रोथ रेट या महंगाई को दर को फिक्स कर दिया गया था कि आप 2 से लेके 6 तक इसको बीच में रखिए। और सबसे अच्छा पॉइंट जो देश
के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा 4 का, कि 4% अगर महंगाई दर है तो वो ग्रोथ के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। लेकिन जब से कोविड हुआ है, जब से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये बिगड़ा हुआ है, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाता है, उसके बाद अब गाजा में यूक्रेन ये जो वॉर हो रहा है गाजा और इजराइल का, इसके बाद हम देख पाएंगे कि मानसून यहाँ पर बिगड़ चुका था, कि मानसून काफ़ी लेट आया है इंडिया के अंदर, मौसम यहाँ पर बदल चुका है। तो ये सारे कारणों की वजह से अभी भी जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है या फिर जो महंगाई दर है वो यहाँ पर 4 से काफ़ी बड़ी दिख रही है। हालांकि ये कम हुई थी, कंज्यूमर प्राइस की अगर हम बात करें तो 6.50 तक वो आ चुका था जुलाई के अंदर, लेकिन अभी भी उसको नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनका जो स्टैंड है, इन्होंने जो अपना रेपो रेट रखा है वो भी अभी तक बढ़ा कर रखा है काफ़ी। और इसके अलग भी हम पाएंगे कि जो स्टांस है, जो ये बनाया हुआ है कि रेपो रेट को 6.5 रखा जाएगा, या फिर जो अकोमोडेटिव पॉलिसी यहाँ पर रखी गई है आरबीआई की तरफ से, उसको वो चेंज नहीं कर रहे हैं। उनका जो स्टांस था वो लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि वो लगातार उसको बरकरार रख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो स्टांस होगा इकोनॉमी के प्रति वो सेम टू सेम रहेगा। इसके अलावा हम देख पाएंगे कि एमपीसी को मिलना कितनी बार होता है। मिनिमम ऐसा माना गया है कि इनको कम से कम साल में 4 बार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन रेगुलरली एमपीसी 2 महीने में एक बार मीटिंग करती ही है, और उसके बाद यहाँ पर मिल के सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या अभी कंडीशंस हैं, और उसी के बाद ये फैसले पर पहुँचते हैं। तो अभी आरबीआई की तरफ से बिल्कुल ये संकेत दिए गए हैं कि महंगाई अभी भी बढ़ रही है, और खासकर जो फूड प्राइजेज है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, खाने के जो प्राइजेज है उनके ऊपर, सब्जियों के जो प्राइजेज है उनके ऊपर। तो ये फूड प्राइजेज यहाँ पर बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई देंगे आगे भी, और उसी को कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई यहाँ पर सशक्त हो रहा है और कह रहा है कि हम इस पे ध्यान देंगे। और यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर खत्म हो जाता है स्प्रिंटर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है आप सभी का बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।